चलो तो अब देखो क्लास 11 तो आपका हो चुका है बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी थोड़ी है उसमें, नंबर वंबर बढ़िया आए सभी के। ठीक है, अब जो ये नंबर अपने आए ना, यही अपने 12th में आने चाहिए। अब 12th में ऐसा तो नहीं है बातों से आएंगे, इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, तभी काम चलेगा ये। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में जैसे एग्जाम होगा ना, उससे पहले अपन आपको हिंदी इंग्लिश की क्लास लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे मैं पढ़ता था ना, तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो अच्छे नंबर थे, और हिंदी और इंग्लिश में क्या है, मेरे को ये था कि मेरे आ जाएंगे, क्योंकि 10th में मेरे 90 नंबर थे हिंदी में, तो मैं सोच रहा था इस बार 70-80 तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे ले दे के 60 नंबर आए बस। तो अब देखो परसेंट जानी चाहिए थी ऊपर, लेकिन वो नीचे आ गई। तो उसका रीजन क्या था, हिंदी इंग्लिश। तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो अपन को क्या करना है कि पूरे साल, अब अपना टारगेट भी क्या है, जुलाई के लास्ट वीक तक सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। एक बार का मतलब एक बार तो हो ही जाना चाहिए ये, और वो होगा ऐसे नहीं कि छुट्टी कर ली, गर्मी की छुट्टी आ रही, गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब अपने को डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है, और लास्ट में सब देखते हैं रिजल्ट। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट के अलावा कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने क्या किया, ये पूछेंगे तुम्हारी कितनी परसेंट बनी 12th में। ये 10th में होता है, देखा होगा तुमने घर में, आपने चाहे कितनी शादियों में गए, आपसे परसेंट ही पूछा होगा कि 10th में कितनी परसेंट रही, यही पूछा कल बच्चों से ज़्यादातर ने। जिनके कम नंबर आए उनमें थोड़ी मारपीट भी होगी घर में, पापा मम्मी में लड़ाई भी हुई होगी कि तूने बिगाड़ रखा है ये। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, अपन किसी भी चीज़ को ब्लेम तो करें किसी के ऊपर, अगर कम परसेंट बनी तो ब्लेम किसके ऊपर करें, पापा मम्मी के ऊपर करेगा, मम्मी बच्चों के ऊपर करेगी, और बच्चे टीचर पे कर देंगे। तो ऐसा होता ही है, ठीक है। अब देखो आपको पूरा लेवल अपन नीट लेवल लेके चलेंगे। नीट लेवल का मतलब ये नहीं है कि, अब बच्चों में ये भी रहता है कि सर तो नीट लेवल पढ़ाता, हमारे समझ में नहीं आता। अब मैंने इस बार पेपर में दिया था यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, अब क्या नीट का क्वेश्चन है क्या, पर उनके दिमाग में तो ये बैठी थी कि नीट का पढ़ाते हैं, तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो आपको पता है यूनिट लेस होता है, अभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई। हाँ, अपन एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, बस एनसीईआरटी का एक भी लाइन इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अपने जो 12th बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से। तो अपना पूरा टारगेट रहेगा कि एनसीईआरटी को तो कवर करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद में एनसीईआरटी के जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट मतलब जो आपको अंदर की साइड दे रखे, सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे पहले, तो फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे, उनको भी अपने को करना है, क्योंकि सीधा एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब जैसे नीट का एग्जाम लगेगा 3 मई को, तो आप देखना वहां से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चन से ही। और लड़के क्या पढ़ रहे हैं, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। अरे भाई एग्जाम की अप्रोच देखो, नीट का एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, लेकिन एक तो क्या कोचिंगों ने हार्ड कर दिया इसको। कोचिंग वाले अब बड़ी बड़ी कोचिंग लेके बैठे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने को टाइप का बता दिया कि ये हार्ड एग्जाम है। लेकिन अगर देखोगे ना, तो एनसीईआरटी से बाहर ना तो जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर आता है, और ना ही इसका आता है, क्योंकि उनकी अप्रोच है ना, वो एनसीईआरटी को पकड़ के। अब अपन ऐसा करते हैं कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते और बाकी सारे काम करके आ जाएं, और पेपर कहां से आ रहा है, एनसीईआरटी को टीचर अवॉइड कर जाते हैं काफी बार। अपन ने ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का छोड़ दिया, और क्वेश्चन सीधा सीधा वहीं से आ गया। तो अपने को एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, और एनसीईआरटी के अलावा आप पीवाईक्यू लगा लो। जैसे 2026 का पेपर लगेगा, आप 2020 से लेकर के और 2025 तक के पीवाईक्यू लगा लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 30 से 35 क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे उसमें से। और 35 क्वेश्चन अच्छा स्कोर होता है केमिस्ट्री में, 45 में से 35 करना कोई छोटी बात है क्या। एक तो आप वैसे करके आ जाओ, और एक 35 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, तो इतना स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को समझेंगे कब अपन, जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे पहले का पेपर मैंने पूरा यूट्यूब पर डाल रखा है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे जब अभी लगाया बोर्ड का, आपको हिमांशु को मैंने दिखाया भी था, वो एक भी क्वेश्चन उसमें नोट्स में से बाहर नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अपन ने एनसीईआरटी को पढ़ा है पूरा। अब और आपको मेहनत आपको ज्यादा करनी है। जैसे अपन तो 10-20% ही करेंगे, मैंने पढ़ा दिया, मेरा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब उसको आपको याद रखना है, और आप याद कैसे कर पाओगे, जब जितनी बार रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं आप एक बार आपको क्लास 12th में अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, कितने दिन में ये चैप्टर हो जाना चाहिए, कितने अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ताकि अपन का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। पहला काम क्या है, बोर्ड को टारगेट करना, बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए। उसके बाद में अपन ऐसा तो है नहीं कि 12वीं पास करके घर बैठेंगे, ऐसा थोड़ी है।
कुछ ना कुछ तो करेंगे कहीं ना कहीं जा करके, तो कोई ना कोई एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब सभी जगह एग्जाम है, कोई भी परसेंट से कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। अब बीएससी वगैरह करोगे महारानी कॉलेज वगैरह महाराजा से, तो आपको परसेंट चाहिएगी। लेकिन यदि आपका मन है कि सर मैं बीएससी नर्सिंग करूंगी या बीएससी नर्सिंग करूंगा, तो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगा पहले। आपका मन है कि सर मैं नीट के थ्रू, अब नीट के थ्रू एग्जाम कर देंगे सारे नीचे वाले, तो नीट में जितना स्कोर लेके आओगे ना उसी से कॉलेज मिलेंगे आपको, तो पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो जेईई मेंस के थ्रू जाएगा वो। अगर आप कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो उनकी भी एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कुछ करना है तो वहाँ एंट्रेंस देना पड़ेगा पहले, और एंट्रेंस में आएगा कहाँ का, 11th और 12th का, इसके अलावा कुछ बाहर से आता ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, बढ़िया। और अपन बस यही काम करें कि अपना जिस तरीके से अपन 11th में स्कोर किया है, ये तो अपन ने यहाँ किया था, अपने को डर नहीं था, लेकिन ऐसा ही अपन डर तो अपने अंदर खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि अपन खूब तो टेस्ट देंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, सारे काम करने वाले हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप 24 घंटे बैठो यहाँ, खूब जगह पड़ी है अपने पास, 2-4 कुर्सी और लाके पटक देंगे, खूब यहीं पढ़ो आकर के। आपका इस बार बढ़िया स्कोर होना चाहिए, मेरा टारगेट ये है। बाकी काम करने के लिए तो अपने लिए काफी जगह है, कहीं भी चले जाओ, लाख सवा लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, पूरे दिन पढ़ाओगे कहीं ना कहीं तो अपना टारगेट ये है ना कि अपन के बच्चे ही पढ़े। और आपने एक देखा होगा कपिल शर्मा शो में, उस टीचर्स गए थे, कुछ 3 टीचर गए थे ना, कितने लोग हैं पढ़ने वाले, करोड़ों में लोग हैं, उनको कम से कम 30 लाख लोग चाहिए। कितने चाहिए पढ़ाने वाले, 30 लाख लोग चाहिए, तब पढ़ पाएंगे वो लोग, 1-2 आदमी से थोड़ी पढ़ेंगे। तो ये तो अलग अलग तरीके के। अब आपको क्या होगा, काफी बार क्लासेज में टीचर्स भी टॉर्चर करते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे आप हमारे यहाँ आ रहे हो, वहाँ को काफी टीचर ये कहेंगे कि आप उधर आ जाओ, वहाँ इतने दे रहा हूँ, वहाँ कम दे देना। लेकिन अपने को ऐसे भटकाव में नहीं जाना है, क्योंकि भटकाव में क्या होता है, काफी बार अपन पैसे के कम चक्कर में, जैसे आप कोचिंगों की फीस देखो 1.5 लाख रुपए फीस है, और अपन सस्ते के चक्कर में उस पास वाले में चले गए और वहाँ पूरे साल ऐसे निकल गए अपना, क्या फायदा हुआ उसमें। ठीक है, फीस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी तरफ से तो मेरा मना ही है। ठीक है, जितनी भी फीस रखी है ना उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, और अगर और भी कम है तो टेस्ट दे लो और कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सभी देने के इच्छुक ही हैं, बढ़िया परसेंट लेके आओगे तो पैसे तो आपके वहीं वसूले। 600-700 रुपये लाइब्रेरी में देते हैं अपन, कहीं अगर पढ़ने जाएं कि एग्जाम का टाइम है, लाइब्रेरी अपन बना ही रहे हैं, ऊपर यहीं बना देंगे, कुर्सी ला के रख देंगे, उसमें पूरा अभी एलिवेशन वगैरह काम हो जाएगा, वहीं पढ़ो बैठ करके, कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। लाइट जलाओ, पंखे चलाओ, घर पढ़ाई नहीं होती यहाँ पढ़ो, तुम्हारा ये पूरे कैमरे वैमरे लगा देंगे सभी जगह। बस ये है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, मेरा टारगेट तो पूरा ये है। बाकी आपने पूरे साल देखा है मैंने पढ़ाया जिस तरीके से, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एनसीईआरटी को अवॉइड करूँ, ये क्लास बोर्ड के बच्चे, क्लास 11 के बच्चे, मैं क्यों पढ़ाऊँ इनको इतना, मैंने पूरा सिलेबस कराया था मेरा। अब आप भी जीवन में कभी भी पढ़ोगे तो आप यही कहोगे कि सर ने हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ाया था उस टाइम। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, बच्चे आगे यही, अब वैसे मैं सिलेबस नहीं कराता तो आप कहीं ना कहीं तो कह देते हैं कि वो कोचिंग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ पूरा 11th में। हो जाता है कभी बार ऐसा, क्योंकि जो सच बात होती है ना उसको कहना ही पड़ता है, कितना ही छुपा लें अपन। ठीक है, तो अब मैं जवाब देने के बजाय मेरा रिजल्ट ही बताऊं, मैं तुम्हें कितना क्या पढ़ाऊंगा, कैसा पढ़ाऊंगा, ये मैं बाहर बोलूं रोजाना जाके कि मैं तो ऐसा पढ़ाता हूँ, वो करता हूँ, और एक आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए सभी के, तो मैं तो अपने आप ही बोल गया ना, मेरे को बोलने की जरूरत क्या पड़ी, अपने आप नंबर बोल देंगे कि अच्छा पढ़ाते। तो ये चीज के साथ में अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पूरा काम अपने हाथ में, यहाँ तो अपन क्लास कब लगानी है, कैसे पढ़ाना है, कितने मॉड्यूल देने, कौन सा टेस्ट लेना है, कब करना है, क्या करना है, किस तरीके से टेस्ट देना है, ये सारी चीज अपने हाथ में। अपन दूसरे के बंदिश में थोड़ी है कि कोई कैसे टेस्ट लेगा, कोई बच्चों को कैसे नंबर देगा, ये तो अपने हाथ में ना। अपन टेस्ट लेंगे खूब बड़े तरीके से, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस क्लास में कराएंगे, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, ताकि आपको हर टॉपिक से जब क्वेश्चन कर लोगे ना तो टॉपिक आपस में ही क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी की बात बता दूं मैं आपको, बायोलॉजी में टीचर्स का रोल है 20%। कितना रोल है? 20%। मैंने कुछ बोल के बता दिया, वही हाल है बायोलॉजी का, तो आप भी जानते हो ये चीज। जब तक इसमें नहीं रटोगे ना, बार बार नहीं लिखोगे उसको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिजिक्स में टीचर का 70% से 80% रोल है, क्योंकि आप तो जानते हो कोई पत्थर ऊपर से फेंकेगा, कोई घुमा के फेंकेगा, कोई ऐसे फेंक रहा है, कोई ऐसे फेंक रहा है। अब वो तो आप फिजिक्स में देखोगे ही। ठीक है, तो वहां टीचर्स का 80% रोल है।
कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें टीचर्स का रोल है, क्योंकि आपको हर टाइप के यदि क्वेश्चन करा दे वो, तो आप आसानी पूर्वक कर लोगे। अब मैं कहूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेरा ओनली ऑन 20% ही रोल है, 80% आपका ही है। मैं तो बोल दूंगा डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग 3 ऐसे टूटते हैं, 2 ऐसे टूटते हैं, ठीक है। अब याद आपको रखना है, अब आप ऐसा करो, या तो 3 में इधर तोड़ दो या 3 में ऊपर वाले को तोड़ दो, अब आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में 90% रोल मेरा है, 10% ही आपका है। 90% कैसे? क्योंकि मैं अगर हर फॉर्मूले के हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तभी जा करके आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। और यदि मैंने क्या कर दिया, ऊपर अपर अपर पढ़ा दिया, तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो 90% मेरा रोल है। ऑर्गेनिक में 70% मेरा है, 30% तुम्हारा है। 70% कैसे? मैं आपको रिएजेंट की एक टेबल बनवाऊं बड़ी तरीके से। जैसे आप जानते हो कि आप काफी बार आप देखते हैं कि हमारे परिवार में भी अपन देखते हैं कि ये बुआ है, ये चाची है, ताई है, ये बुराई करती है, ये अच्छी है, ये बेकार है, ये ऐसे रिएजेंट का काम है। आपको पता करना है कि कहीं भी एल्कोहलिक KOH दे दिया तो उसका काम है एल्कीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। कहीं भी रिएजेंट आपको एरो पे दिखेगा एल्कोहलिक KOH, और आपको ऑप्शन में देखना कहाँ एल्कीन बन रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके उसी टाइम कट जाएंगे। 2 ऑप्शन में परेशानी आएगी, तो इधर देख लो ये कितने लिए काम में, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। कहीं भी एक्वस KOH बन जाए तो उसका काम है OH का एडिशन करवाना। अब वो याद रखोगे तभी हो पाएगा काम। अब रिएजेंट को भूल गए, उसमें ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा अच्छा फंडा क्या है, उसमें अपन को लगती बहुत हार्ड है, वो है बहुत इजी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हर बार यदि क्वेश्चंस देखोगे ना आप, तो क्वेश्चंस कहां से आते हैं पता है? नेम रिएक्शन से, और ओनली ऑन 30 से 35 नेम रिएक्शन है। तो मैं आपको 5 बार तो यहाँ पढ़ा दूंगा, 5 बार आप पढ़ लेना, 10 बार में तो याद हो ही जाता है हर चीज। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस अपन इस तरीके से कंबाइन कर लेंगे कि हमारे काम की बातें सारी निकल के आ जाएं। आई बात समझ में? चलो अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री को अपन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आप जानते हो। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप जानते हो 11th क्लास में अपने क्या पढ़ा था सबसे ज्यादा? फिजिकल के सारे चैप्टर पढ़े थे, बहुत ज्यादा पढ़े थे। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़े, ऑर्गेनिक के भी 2 ही चैप्टर पढ़े, लेकिन 2 चैप्टर पढ़े वो दोनों ही इंपॉर्टेंट अपने। और दोनों में आपको सारी रिएक्शंस बताई मैंने, किसका प्लस R लगेगा, किसका माइनस R लगेगा, किसका प्लस I लगेगा, किसका माइनस H लगेगा, किसका प्लस H लगेगा, वो सारी बातें कर ली अपन ने। किसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, वो सारी चीजें काम आएंगी यहाँ। अब पढ़ लिया वो अच्छी बात है और नहीं पढ़ा तो अब दोबारा से फिर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो फिजिकल के अंतर्गत पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 5। लेकिन अभी कितने हैं? 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, दूसरा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। 3 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही चैप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर 2 चैप्टर हैं, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। पहले 11th में भी 2 ही थे और अब भी कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आप इस बार अपन को ज़्यादा पढ़ना है। पहला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, नेक्स्ट है एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नेक्स्ट है अमाइंस, और नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल,
बस यही चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हैं अपने पास? 10 चैप्टर है। ठीक है, एक बार उतारो। 11 थोड़ी हार्ड है, 12th इजी है। जैसे 9th हार्ड थी ना, 9th की मैथ है वो बहुत हार्ड थी, ठीक है, लेकिन 10th की मैथ देखी होगी आपने, बहुत इजी है वो। इस तरीके से ही 11 तो हार्ड है, लेकिन 12th क्या है? इजी है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपन को पढ़ना क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ना, तो टीचर से आके क्या पूछते हैं कि चलो ऐसा करो, पूरे साल आप पढ़ लिए, सिलेबस में क्या पढ़ा था आपने। तो अपने के साथ क्या होता है, अरे ये तो पता ही नहीं अपने को क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार तो अपन को यही रीडिंग होना पता चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री कौन चैप्टर है, इनऑर्गेनिक के कौन से हैं और ऑर्गेनिक के कौन से। अभी क्या है, 2-4 दिन डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि अभी ये नीचे का वो है ना, ऊपर का पोर्शन अभी कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर अपन ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऊपर ना तो कोई आवाज़ वगैरह आएगी नीचे की, नहीं, बस पियो। लिख लिया? थोड़ा अपने को आइडिया भी होना चाहिए। जैसे हेलो एल्केन्स की बात करें ना, इसे बोलते हैं RX। एल्केन का मतलब मैंने आपको बताया था, R एल्काइल ग्रुप होता है, X का मतलब हेलोजेंस होता है। ठीक है, हेलोजेंस में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आते हैं। ठीक है, हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है? ARX। AR का मतलब कोई भी एरोमेटिक। एरोमेटिक में किसकी बात करते हैं अपन? फिनाइल की। फिनाइल का मतलब जानते हो? C6H5, ये होता है। ठीक है, इसके बाद में एल्कोहल्स क्या होता है? एल्कोहल्स में ज्यादातर बात करते हैं ROH की। किसकी बात करते हैं? ROH। R मतलब अल्काइल ग्रुप, जो भी एलिफेटिक होंगे। ठीक है, इसके बाद में फिनोल्स की बात करेंगे तो AROH, एरोमेटिक एल्कोहल सही है। ठीक है, इसके बाद में ईथर की बात करेंगे तो यहाँ होता है ROR, अर्थात जो OR ग्रुप है ना, ये यहाँ जो हाइड्रोजन है उसकी तरफ पर अपन क्या लगा देंगे? अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ईथर्स। अब ईथर्स अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे इनको। एक तो सिंपल ईथर, एक होते हैं मिक्स्ड ईथर, इसके बाद में अलग अलग। ठीक है,
इसके बाद में एल्डिहाइड क्या होते हैं, जब CHO ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन्स की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O R, अब R बराबर CH3 होना चाहिए यहाँ। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो क्या होगा फिर यहाँ COOH ग्रुप, कौन सा होगा, COOH ग्रुप, उसे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में। अमाइंस क्या होता है, यदि अपन बात करें NH2 ग्रुप की, किसकी बात करें, NH2 ग्रुप, ये क्या होता है, अमाइंस होता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, DNA की बात करते हैं, RNA की बात करते हैं। आगे बात समझ में। डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इससे रेलिवेंट कौन सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आगे बात समझ में। अब अपन बात करेंगे कि इन चैप्टर को पढ़ने में अपने को टाइम कितना लगेगा। मेन तो टाइम का पता होना चाहिए ना, कितने दिन में अपन कंप्लीट कर लें इसको। और ये कंप्लीट क्या है, मैं जितना बताता हूँ ना उतने दिन में हो ही जाते हैं, क्योंकि मेरे को एक दो दिन में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। अब जैसे मैं बात करूँ सॉल्यूशन चैप्टर, तो मेरे को इसके अंदर चाहिए 15 क्लास। कितने क्लास, 15 क्लास, मतलब 15 आवर चाहिए मेरे को इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें चाहिए 20 क्लास। कितनी चाहिए, 20 क्लास। और केमिकल काइनेटिक्स को भी मेरे को 15 डेज ही चाहिए। मतलब कितने हो रहे हैं टोटल, जोड़ो बताओ। 50 क्लास, 50 क्लास का मतलब 45 to 50 क्लास चाहिए मेरे को इसके अंदर। मतलब 1.5 महीने का सिलेबस है ये, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तब। और नॉर्मल पढ़ाना हो तो 15 दिन, लेकिन नॉर्मल नहीं पढ़ना अपने को, अपने वो पढ़ना है जो पेपर में आए। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक, इसको चाहिए 10 क्लास। कितनी चाहिए, 10 क्लास। और यहाँ चाहिए 20 क्लास। कितनी चाहिए, 20 क्लास, मतलब 30 क्लास मेरे को यहाँ चाहिए 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद बात करें हेलो एल्केन्स हेलो एरिन की। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम चाहिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें पढ़नी है, फिर इनमें कम टाइम चाहिएगा। ठीक है, यहाँ कम से कम चाहिए 20 क्लास। कितनी चाहिए, 20 क्लास। उसके बाद में यहाँ 15 क्लास, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ भी 20 क्लास। इसके बाद अमाइंस में 15 क्लास, और यहाँ चाहिए 10 क्लास या 10 क्लास मान लो। ये कितनी हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, 80, 25, और ये कितनी हो गई 35, 80 क्लास, मतलब 70 to 80 क्लास चाहिए। अब लगा लो कितने दिन हो रहे हैं टोटल मिला के। 50 डेज ये हो गए, 30 ये, और 80 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 160। अब 3 का भाग दे लो, कितने लग रहे हैं, 30 का तो होता है 1 महीना, कितने आ रहे हैं, 5 मंथ से कुछ ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ये मान लो। तो मैं ज़्यादातर केस में 5.5 महीने के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करा देता हूँ। अब 5.5 महीने आपको पता है कितनी तारीख होगी आज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो भी सारे क्वेश्चन कर करा के, मतलब मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने के अंदर ये, जिसके अंदर मैं नीट के PYQ भी करा दूंगा, बोर्ड के PYQ करा दूंगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम्पल्स करा दूंगा, थ्योरी करा दूंगा, मतलब मेरी तरफ से 100%। ठीक है, और जब मैं 100 कराऊंगा तो कम से कम 60% तो आपकी तरफ से भी हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन चलते रहेंगे, महीने टू महीने टेस्ट, 15 दिन में टेस्ट, एक बार फिजिक्स का, एक बार केमिस्ट्री का, एक बार बायोलॉजी का। इस तरीके से पढ़ेंगे। एक बार एक टाइम डालना चाहो तो डाल लो, बाकी मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। सही है चैप्टर, ठीक है। अब काफ़ी बार ऐसा होगा कि यही क्लास में आपको वहाँ चलेगा, यही चलेगा यहाँ, लेकिन दोनों का लेवल में आपको अंतर दिखेगा। अंतर किसका दिखेगा, थ्योरी तो सेम ही है, सॉल्यूशन तो दो ही, किसी 2 कंपोनेंट को मिलाओगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, वही मैं यहाँ बताऊंगा वही, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको ज़्यादा, हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो हेडिंग डालेगा सॉल्यूशंस।
चलो हेडिंग डालो सॉल्यूशंस। सबसे पहले बात आती है सॉल्यूशंस की। क्या मेरे को बताओ, कभी भी कोई एक कंपोनेंट हो तो एक कंपोनेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बोलो। कम से कम सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट होने चाहिए, मिनिमम दो तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने क्लास 11 आपकी यूज आएगी कुछ यहाँ, एक वर्ड आता है होमोजीनियस, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था उस टाइम कि आपने क्या किया कि दोस्त होते हैं, अब गर्मियों की पार्टी चलेगी तो गर्मियों में आप एक नींबू ले आया, एक शक्कर ले आया, एक पानी वगैरह ले आया और मिला करके नींबू पानी बना लिया। अब क्या मैं एक पानी को रख दिया मैंने और एक नींबू पानी को रख दिया, दोनों को रख दिया ऐसे, क्या अपन डिसाइड कर सकते हैं दूर से कि सॉल्यूशन कौन सा है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, अपन चखेंगे तभी तो पता पड़ेगा अपने को। लेकिन मेरे को बताओ कि यदि लड़ाई हो जाए, लड़ाई का मतलब बना लिया सॉल्यूशन और फिर बाद में लड़ाई हो जाए, अब नींबू वाला तो नींबू मांगता है, ये छोटे बच्चे मांगते हैं ना कि मेरा ये सामान दे वापस, मेरा ये दे, तो क्या नींबू वापस ला सकते हैं उसमें से अंदर से अपन? क्या शक्कर को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो उसका मतलब हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अर्थात आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर का सब आपने पानी, उसका नींबू पानी का पिया तो ऊपर की साइड आपको अलग स्वाद आ रहा है, नीचे की साइड अलग स्वाद आ रहा है। पूरे सॉल्यूशन को आप जब पियोगे ना तो आपको एक तरीके का ही स्वाद मिलने वाला है उसमें, उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2। अब एक बात और याद रखो, सॉल्यूशन जब भी होगा ना, आप गैस के अंदर पानी डालो, पानी को आप गर्म करो, पानी कभी उफनता है क्या? पानी को जब हीट करते हैं अपन तो क्या उबाल आती है उसमें? नहीं आती कभी भी, कितना ही गर्म कर लो उसको। लेकिन आप ऐसा करना, कभी पानी के अंदर कुछ और ऐड कर लेना, दूध और पानी ऐड कर लो दोनों, ठीक है? अब पानी गर्म करो दूध को, दूध बाहर आ जाता है, क्यों आया बाहर? वो क्योंकि वो सॉल्यूशन था। क्या था? सॉल्यूशन। अकेला सॉल्वेंट कभी भी बर्तन से बाहर नहीं जा सकता। आगे बात समझ में? एक बात ये याद रखोगे, जब भी कभी भी अपने को सॉल्वेंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? सॉल्वेंट। या तो पेपर में देगा कुछ ना कुछ, नहीं देगा तो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को क्या मानेंगे अपन? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब कुछ नहीं दे रखा है ना तो पानी को मानना है अपने को। किसमें घुला हुआ है? ये पानी में। इसलिए डॉक्टर भी जितनी भी दवाइयाँ देते हैं ना आपको, अब ये थोड़ी देर कहते हैं वो पानी से लेना है इसको, ऐसे। अब जैसे किसी को जुकाम वगैरह होती है वो टेबलेट दे देता है, कभी आपने पूछा है उसको कि ये पानी से लेनी है दूध से लेनी है? अगर दूध से लेनी होगी तो वो बताता है, और जब नहीं लेनी होती है तो ऐसे दे देता है वो। क्यों दे देता है? क्योंकि उसको भी पता है कि पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन। तो इसमें वर्ड आते हैं कुछ, लिखेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड more than two components. Homogeneous mixture of two and more than two components is known as solution. ठीक है, क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। कम से कम दो कंपोनेंट होंगे ना तभी अपन सॉल्यूशन बोलेंगे, और दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ठीक है। इसके बाद में अब कंपोनेंट, एक तो बात आती है कंपोनेंट क्या होते हैं, तो या तो बोलो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, लेकिन कंपोनेंट के भी नाम होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो बात करेंगे जैसे सॉल्यूशन किसे कहेंगे अपन, एक तो हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिलाकर के क्या कहलाएंगे बताओ? सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, एक तो ये वर्ड अंडरलाइन करना है और एक बात आएगी टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट तो आपको समझ में आ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। लेकिन होमोजीनियस का मतलब क्या है? तो होमोजीनियस का मतलब भी लिख लेंगे अपन। वैसे तो आपको पता है सब कुछ, क्लास 11 में पढ़ के आए हो।
पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सॉल्यूशन। इज नोन एज होमोजीनियस, या फिर थ्रू आउट सॉल्यूशन लिख लो बस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है, अब देखो कंपोनेंट दो हैं इसमें, अपन डिसाइड कैसे करें। तो डिसाइड अपन कैसे करेंगे, जिसकी कम मात्रा होगी उसे क्या बोल देंगे सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे क्या बोल देंगे सॉल्वेंट। अभी के लिए इतना ही काम है इसका। अब काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चलो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये सॉल्वेंट है सॉल्यूट, मैं दोनों बराबर ले लेता हूँ, फिर डेंसिटी वगैरह की बात करते हैं उसमें, ठीक है। पर अपने इतना लेवल का काम है नहीं ना, नीट ने आज तक पूछा। ये तो टीचर्स में अगर कॉन्ट्रोवर्सी हो, दो टीचर आपस में मिल जाएं तो उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं कि बता भाई ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, अब मेरे को बताओ कैसे करें। तो वहाँ डेंसिटी वगैरह का फर्क पड़ता है, ठीक है। एक आप ढोल के देख लो, और से जो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसके तरीके से अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं। लेकिन अपने लेवल पे वो काम है नहीं, क्योंकि ना तो अपने को कॉन्ट्रोवर्सी में जाना है, अपने को तो पेपर में आएगा तो क्या पूछेगा कि सॉल्यूट क्या होता है। तो लिखेंगे component which has minimum quantity, minimum या बोल दो lesser quantity in the solution is known as solute। क्या कहलाएगा सॉल्यूट कहलाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट एक की मात्रा कम होगी एक की ज्यादा होगी, उसे क्या बोल देंगे सॉल्वेंट। तो क्या बोलेंगे component which has maximum quantity in the solution is known as solvent, is known as solvent। जब क्लास रिकॉर्ड होते ना तो उसमें एक फायदा होता है, अब मेरे को सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। क्योंकि जो देखने वाले होते हैं ना वो सब कुछ देखते हैं इस पर कि लिखते हैं या नहीं लिखते। अब ये क्लास क्या रिकॉर्ड इसलिए भी हो जाएंगे कि कुछ बच्चे जो बाद में जुड़ेंगे ना उनको अपन बोल भी तो सकते हैं कि यहाँ से देख लो भाई, ठीक है। नहीं फिर दोबारा से स्टार्ट करो उनको स्टार्टिंग से, ठीक है। आगे बात समझ में। अब डालो नोट। ये इनमें कोई परेशानी किसी को पहचान जाओगे, ठीक है। अब डालो नोट। अब एक बात याद रखना, जहां भी नोट और स्टार लगा देना समझ जाना वो हाई पॉइंट है और क्वेश्चन बनने की वहीं से संभावना हो सकती है। तो डालो नोट। पहला पॉइंट लिखेंगे वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। जिसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो ये होती है 55.55। आगे बात समझ में। ये क्या है इसकी कंसंट्रेशन, कैपिटल एम। पता है आपको कैपिटल एम, कुछ नहीं दे रखी हो तो कंसंट्रेशन ये माननी है अपने को। कैसे निकलती है पता है, भूल गए
के 1000 डिवाइड बाई 80, क्योंकि जब डेंसिटी का हम 1000 मान लेंगे 1000 ग्राम में, और 18 इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, जब 55.55 आती है, जो अपने को याद रखनी है दिमाग के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखोगे, सॉल्वेंट डिसाइड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट होगा ना वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा। यदि सॉल्वेंट पानी ज्यादा होता है तो एक्वा सॉल्यूशन होता है, पानी कम होगा तो कंसंट्रेट होगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है, कभी भी नेचर डिसाइड करना हो तो। आगे बात समझ में, जैसा सॉल्वेंट ऐसा ही क्या होगा सॉल्यूशन। बोलो यहां तक कोई परेशानी, किसी को भी समस्या हो तो बताओ। आई बात समझ में, ये आ गई। अब ऐसा करते हैं बायोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। हाँ ये लिख लिया, यहाँ तक आगे समझ में। अब अपन धीरे धीरे स्पीड में आ जाएंगे। कुछ दिनों में क्या, मैंने भी काफ़ी दिनों मार्कर उठाया, आज 1 महीना से हो गया मेरे को बस बच्चे आ नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, घर पे लिख कहाँ पाते हैं बताओ, ठीक है। लो ये लगा लो आप, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी क्लास। अच्छा रिकॉर्ड होती है क्या? चालू ये लगाना है।